की नजरें हमारी बेटी पर पड़ती रहेगी। हम अपनी बच्ची को परोसते रहेंगे नेताओं के घर, पदाधिकारियों के घर, और हमारी बच्ची साजिश का शिकार होती चली जाएगी। फिर हम 2 लाख रुपए का कर्ज किसे दें? और ये भी मैं डर से ही कहता हूं कि सब दोषी नहीं है, ताकि आप लोग गाली देना शुरू न कर दें। मैं सबके बारे में जानता हूं, कौन कौन लोग क्या करते हैं, जितने नेता मंत्री संतरी, उसके क्या आचरण है, कहां कहां डुबकी लगाते हैं, सबकी खबर है मेरे पास। जब आप मनीष रंजन को, नीलू अग्रवाल को, वार्डन को ले गए या गई या ले गए, आप अस्पताल से भी ले गए, तो फिर उसको पीआर पर किसने छोड़ दिया? 13 तारीख तक आपने हॉस्पिटल को सील नहीं किया, उसके रूम को नहीं देखा। आपने पूरी आजादी दी वहां के कपड़े को धोने का, वहां के रूम को साफ करने का, ताकि किसी बड़े रसूखदार के बेटे का कुछ भी ना मिले। नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं मानता हूं कि समाज में पूरी दुर्गंध है। मैं यह भी मानता हूं कि समाज लड़ना नहीं जानती है। मैं यह भी जानता हूं कि समाज किसी भी तरह के संघर्ष के रास्ते को अब नहीं चुनती। लेकिन सवाल उठता है कि देश के किसी भी नेता, पार्टी के लिए इस देश का बेटा और बेटी मुद्दा क्यों नहीं बनता? मेरा सीधा सवाल है, बेटियों को बचाने से। मैं हमेशा कहता हूं कि हॉस्टल, हॉस्पिटल या देह व्यापार का, सेक्स रैकेट का एक बड़ा अड्डा बनता चला गया। कई बार मैंने कहा कि सरकार सियासत के हर रास्ते को जब दरवाजा खोलती है, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण रास्ता है इस हमारी बेटी, माँ, बहन। सरकार कहती है कि मैं माँ बेटी बहनों के लिए काम करता। जैसे कल सरकार ने कही कि 2 लाख रुपया 10,000 रुपये वाले को मैं दूंगा। मैंने रात में भी सरकार से पूछा, क्या ये 2 लाख रुपया आप ब्याज और सूद के साथ दे रहे हैं? क्या आप ये 2 लाख रुपया लोन दे रहे हैं? इसके पहले भी जीविका पर कितना कर्ज बैंकिंग का आप डालते चले गए। सवाल 10,000 रुपया के वोट के बाद 2 लाख रुपये का लोन, यह बात सरकार ने पहले नहीं कही थी। रात में जब कैबिनेट डिसीजन हुआ तो उसमें 2 लाख रुपया लोन देने की बात आई। लेकिन मेरा सीधा सवाल ये है कि जब बेटी बचेगी नहीं, जब उसका रेस्पेक्ट नहीं बचेगा, सील हरण और चीर हरण होता रहेगा, जब रसूखदार नेता, पदाधिकारी, माफिया, पैसे वाले, हॉस्टल और हॉस्पिटल के मालिक के रसूखदार के बेटे की नजरें हमारी बेटी पर पड़ती रहेगी, हम अपनी बच्ची को परोसते रहेंगे नेताओं के घर, पदाधिकारियों के घर, और हमारी बच्ची साजिश का शिकार होती चली जाएगी। फिर हम 2 लाख रुपए का कर्ज किसे दें? लड़कियों के अलावे मैं बार बार कहता हूं कि जो हॉस्टल संचालित महिलाएं हैं, सबसे ज्यादा बच्चियों का शोषण उसी के माध्यम से होता है। महिलाओं के आड़ में हम छोड़ देते हैं कि यहाँ महिलाएं देखती है, लेकिन वो महिलाएं लगभग, फिर मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि पप्पू यादव जब कोई बात बोले
तो उसमें 10% डॉक्टर भी, नेता भी 2% और महिलाएं भी 10% हॉस्टल संचालित को। मैं यह नहीं कहता हूं कि सब दोषी है, बार बार यही बात आता है, और ये भी मैं डर से ही कहता हूं कि सब दोषी नहीं है, ताकि आप लोग गाली देना शुरू न कर दें। मैं सबके बारे में जानता हूं, कौन कौन लोग क्या करते हैं, जितने नेता मंत्री संतरी, उसके क्या आचरण है, कहां कहां डुबकी लगाते हैं, सबकी खबर है मेरे पास। मैं एक दिन सबकी पोल खोलूंगा। लेकिन सवाल उठता है, जो हॉस्टल मालकिन हॉस्टल को संचालित करती है, क्या उसका रजिस्ट्रेशन है, क्या उसका कोई अकाउंटेबिलिटी है? मेरा सीधा सवाल है कि जो डॉक्टर झूठ बोला, पहला झूठ मैं आता हूं, शुरू करता हूं, आज आप सब भी समझिए। जब उस हॉस्टल का मालिक मनीष रंजन ने यह कहा कि हम देहरादून में थे, यहां नहीं थे, तो ये पहला झूठ। तो पहला झूठ मनीष रंजन ने क्यों बोला? इसका मतलब है वो गिल्टी था, उसको झूठ बोलने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो देहरादून में नहीं था, वो पटना में था। ये मनीष रंजन कौन है, ये भी आप जानिए। मनीष रंजन ने पहला झूठ बोला। 12,000 रुपया की नौकरी करने वाला कोरोना के वक्त या एक एक्स एमपी के बेटे के साथ धंधा शुरू किया, और कोरोना से अभी तक ये 100 करोड़ का मालिक हो गया। मनीष रंजन ने बुद्धा हॉस्पिटल बनाया, उसके पीछे किन किन के पैसे लगे हैं हम आपको कई बार कह चुके हैं। इसके पीछे कई नेताओं के, रसूखदार के बेटों का पैसा लगा है। बुद्धा डेंटल हॉस्पिटल के ये मालिक ऑनर बन गए। दूसरी सबसे बड़ी बात, जो नर्स ने मुझे बताया, मैंने उसको आपको शेयर किया है। मेरा सीधा सवाल है, सहजानंद जी के बाद वह बेटी प्रभात हॉस्पिटल में गई। प्रभात हॉस्पिटल की कहानी मैं शुरू करता हूं। प्रभात हॉस्पिटल में वो बच्ची गई। उस बच्ची को जाने के बाद 6 तारीख को गई, वो बेहोश थी। 8 तारीख को उसको होश आया। थाना प्रभारी को पता चलता है, 8 तारीख को होश आया। 8 तारीख को उन्होंने उस बच्ची के साथ, उनको फर्द बयान लेना चाहिए था, चलिए कोई बात नहीं, फर्द बयान नहीं लिया। 6 तारीख की घटना घटती है, आप 9 तारीख तक एफआईआर लॉन्च नहीं करते। क्या पहले दृष्टिया में एफआईआर लॉन्च होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? और नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? इसमें कौन कौन दोषी हैं? जब आप मनीष रंजन को, नीलू अग्रवाल को, वार्डन को ले गए या गई या ले गए, आप अस्पताल से भी ले गए, तो फिर उसको पीआर पर किसने छोड़ दिया? 13 तारीख तक आपने हॉस्पिटल को सील नहीं किया, उसके रूम को नहीं देखा। आपने पूरी आजादी दी वहां के कपड़े को धोने का, वहां के रूम को साफ करने का, ताकि किसी बड़े रसूखदार के बेटे का कुछ भी ना मिले, और इसी तरह निर्भया चिल्लाते रहे, चीखते रहे, और हमारे समाज उसको बोटी की तरह नोचता रहे, और हम मुख्य दर्शक बनते चले जाए। 18 दिन के बाद विजय बाबू डिप्टी सीएम उसके घर पर जाते हैं। वो तब जाते हैं जब उनको समाज के और उन्हीं के स्वजातीय के लोग कहते हैं कि यार, आपके समाज की बेटी है और पूरा बिहार और देश इस घटना को देख रही है। इतना मिस्ट्री, हाई प्रोफाइल केस, लगातार पहले नशा किया, पहले टैबलेट लिया, फिर वो टैबलेट नहीं ली, पिता का 2 टैबलेट था, डॉक्टर ने लिखा वो दोनों टैबलेट नींद की गोली नहीं है। 2 टैबलेट, एक बेटी ने उसको, पिता ने अपनी बेटी या बेटा को फोन लगाया, बेटी का फोन उठ गया, उसने कहा पे फोन दे दो। आपने उस पे फोन से उस बच्ची को जहानाबाद के उस मेडिकल स्टोर से जोड़ दिया, और आपने प्लॉटिंग करना शुरू कर दिया कि बच्ची वहां से नींद की गोली ली, जबकि कोई नींद की गोली नहीं थी। उसके रूम में एक टैबलेट नहीं मिला, वह भी प्लॉटिंग खत्म हो गई। ये मेरे बस की चीज नहीं, लेकिन इस लड़ाई को मैं लड़ूंगा, जहां तक लड़ना हो। हमें आप बताइए, आपने डीएनए ले लिया, फिर तंग क्यों करते हैं? काहे? आपने विक्रम, उसके भाई के दोस्त का भी डीएनए ले लिया। जिसने मदद की उसके भाई को आप 48 घंटा बैठा के थाने में रखे। क्या मदद करना गुनाह है? क्या कोई कभी बच्ची को मदद करेगा?
हमसे 400 लड़कियां 300 लड़कियां डेली बात करती है। मैं आपको, मेरे पास प्रूफ्ड है सबका फोन। 2 जगह हेल्पलाइन है मेरे, एक दिल्ली एक पटना पूर्णिया। एक जगह लड़की बैठी हुई है, एक जगह मेरे सबसे क्लोज पीए बैठे हुए हैं, जिसको सिर्फ मुझको उस लड़की का फोन देना है, किसी और को नहीं। मैं बात करता हूं, मेरे पास एक एक रिकॉर्ड है। आप सुनेंगे तो मर जाइएगा कि लड़कियां क्या बोलती है। लेकिन इस केस में इतने लो फॉल्ट के बाद सारी दर बदर दर बदर दर बदर आप अभी तक टॉर्चर कर रहे हैं, यातनाएं दे रहे हैं, और सारे गिल्टी वाले को नरमी कर रहे हैं। मैं डीजी साहब को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप अपनी मॉनिटरिंग में चीजों को कर रहे हैं। 2 बड़ी एजेंसी, एसआईटी और सीआईडी, इतनी बड़ी एजेंसी बिहार की, 24 दिनों के बाद ऐसा कौन सा, कहां पर बलात्कार हुआ ये पता नहीं चला आपको, किसने किया ये पता नहीं चला। 12 तारीख को रिपोर्ट आ गई बलात्कार हुए हैं, 13 को पुलिस कह रही है नहीं हुए हैं हॉस्पिटल में। पूरी दुनिया को पता है कि बच्ची 12 साल के बाद मासिक हो जाती है। वह जो पीरियड था बच्ची का मासिक का नहीं था, उसका कोई ब्लड नहीं था। नर्स हमको बोली कि रात में जब भी हम गए, हमने कोई मासिक नहीं था, मासिक नहीं था। तो उसके बच्ची के प्राइवेट पार्ट पर सूजन थी, सबको पता है, सभी चीज आए। सिर्फ झाग उस बच्ची के प्राइवेट पार्ट से निकला। सबको पता है कि वो झाग, जिस कसम की बात आप सब लोग कर रहे हैं, वह किसी बलात्कार या किसी प्रेशर के बाद ही ऐसी परिस्थितियां आती है। हॉस्पिटल में सबको पता चल गया कि इस बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है। उसकी मां जब होश आई 8 तारीख को, तो पूछा बच्ची से, बेटा तोरा साथ कुछ होला? तो बच्ची ने मुड़ी हिलाई और धारा प्रवाह आंसू बहने लगा। उसकी मां चिल्लाने लगी, मेरी बेटी के साथ बलात्कार हुआ। हॉस्पिटल के मालिक डॉक्टर सतीश सिंह ने अपने बड़े प्राइवेट बॉडीगार्ड से धक्का मार के उनके परिवार को नीचे कर दिया, और उसके बाद सभी तरह के फोन को बंद कर दिया गया, हॉस्पिटल में लेके नहीं आना। मैं पूछना चाहता हूं, जब सबको पता चल गया कि इस बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है, तो फिर वो हॉस्पिटल मालिक ने इसको छुपाया क्यों? बाद में गैनिकोलॉजिस्ट को लाया गया। गैनिकोलॉजिस्ट जब लेडीज थी, वो आकर के जांच की, तो उसने सीधा कह दिया कि कोई बलात्कार नहीं हुआ। फिर उस हॉस्पिटल के मालिक ने 27 पेज का उस हॉस्पिटल के मालिक ने रिपोर्ट बनाई। जितने दिन बच्ची रही उतने में बच्ची के साथ क्या क्या हुआ, उस बच्ची के साथ क्या क्या हुआ, ये आपको मैं दिखाना चाहता हूं। लगभग दुनिया की जितनी बीमारियां थी, सारी बीमारी का इलाज उस बच्ची के कर दिया गया। हैजा का, जाहिल का, जिस चीज का भी था, सबका इलाज उस बच्ची का कर दिया गया, जांच कर दिया गया। और उसके बाद सबसे बड़ी बात सुनिए, बिना माँ बाप के, बिना भाई के दस्तखत के या नॉलेज के, डॉक्टर सतीश ने बच्ची प्रेग्नेंट है या नहीं है वो जांच कैसे करवाए? क्या ये अरेस्ट के लायक है आदमी की नहीं? इस पर एफआईआर होना चाहिए कि नहीं? हम बीमारी में गए, आपने कोई जांच बाकी नहीं रखी, सारा जांच हमसे करवा लिया, 2.5 लाख की बिल बन गई। अब आप हमको बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं जनाब, 27 पेज का आपने एक रिपोर्ट दिया, और उस रिपोर्ट में
आपने अंतिम में कंक्लूजन दिया कि बच्ची को निमोनिया था। एसपी साहब, क्या ये डॉक्टर की गिरफ्तारी झूठ छुपाने, नहीं बोलने के लिए आप अरेस्ट नहीं कर किए? क्यों? डॉक्टर की पैरवी किसके द्वारा हो रही है और क्यों हो रही है? इसमें डॉक्टर अभिषेक कौन है? डॉक्टर सतीश इतने बड़े कि मिट्टी में मिला दूंगा ये कहने की हिम्मत, कि मट्टी में मिला दूंगा, ये कहां से इसको मिल रहा है? मेरा सीधा सवाल है डॉक्टर सतीश से। डॉक्टर सतीश, आप ये बताइए कि आप कौन होते हैं उस बच्ची के परिवार को धक्का देकर निकालने वाले? आप कौन होते हैं कि उस बच्ची प्रेग्नेंट है या नहीं है बिना नॉलेज में देकर उसकी जांच करवाने वाले? आप कौन होते हैं कि एक तरफ से सारी बीमारी आपने लिखा हुआ है, खुद आपने लिखा है कि हमने इसका 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 जांच किया, और अंत में आपने लिख दिया, कन्फाइंड कर दिया कि मैं निमोनिया इसमें पाया, और निमोनिया की बीमारी पाने के बाद आपने उसको वहां से भेज दिया वेदांता। ये आपकी रिपोर्ट है मेरे पास। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या चाहते हैं, ये जरा मुझे बताइए। कहाँ ये? मैं आपको अभी रिपोर्ट दिखाऊंगा। अब एबीपी, मैं आपको अभी एक रिपोर्ट दिखाने जा रहा हूं। अब आप बताइए इसमें डॉक्टर की बदमाशी है या नहीं? गायनिकोलॉजिस्ट, जब सबको पता है मासिक नहीं था, तो फिर प्राइवेट पार्ट से जब आपने अंडर गारमेंट की बात की, मेरा यहां भी सीधा सवाल, बच्ची के साथ 3 दिन 4 दिन पहले बलात्कार हुआ होता, वो घर से अस्पताल आई, हॉस्टल आई, तो जरूर अंडर गारमेंट वो ना पाती, या फिर कोई अंडर गारमेंट उसने नया पहना और फिर उसमें स्पर्म है, आप कहते हैं तो रात में ही पहना। हो सकता है 4 दिन 5 दिन के बाद भी इस तरह का सिम्टम लड़कियों को होता है, लेकिन अंडर गारमेंट तो 4 दिन की नहीं पहनी हुई थी ना, वो तो 5 तारीख को पहनी होगी, 6 तारीख को घटा। ये अंडर गारमेंट जो 5 तारीख को पहनी और बलात्कार उनके साथ हुआ डीएनए से भी, ये बलात्कार का प्लेस क्या है? और ये बेहोश हॉस्टल में क्यों हुई? आप हमको जरा बताइए, ये हॉस्टल में क्यों हुई? ये हॉस्टल में क्यों हुई? अमिताभ भी था। तो ये हमको जानकारी जरा सा आप हमको बताइए, ये साजिश नहीं है? एक डॉक्टर ने दरिंदगी नहीं किया? क्या उस पर 302 का मुकदमा नहीं लगना चाहिए? क्या छुपाने पर अरेस्ट नहीं होना चाहिए? क्या इसने झूठ नहीं बोला? क्या इसने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के रूल का फॉलो नहीं तोड़ा? फिर इनका क्या सर्टिफिकेट कैंसिल नहीं होना चाहिए? क्या प्रभात हॉस्पिटल को बंद नहीं किया जाना चाहिए? यही तो मेरा सवाल। दूसरा सवाल है एसपी साहब, एसआईटी महोदय, आप कब तक इस परिवार को तंग करेंगे? यदि इस परिवार के कोई लड़का उस बच्ची के साथ बलात्कार किया तो आप अरेस्ट कर लीजिए, डीएनए तो आप मिला चुके हैं। आप बताइए, पहले तो आप कह रहे थे नींद की गोली खाया, फिर आया कि पॉइजन खाया, ना पॉइजन मिली, ना नींद की गोली मिली, ना सीसीटीवी फुटेज मिला। पहले आप थाना ला करके छोड़वा दिए सबको, फिर उसके बाद आपने सारे सबूत मिटाने की पूरी आजादी दी, आपने हॉस्पिटल सील नहीं किया, और उसके बाद
आपने मोटा रकम लेकर के सभी रसूखदार के बच्चों को बचाने की पूरी तैयारी कर ली। मैं तो सीधा कह रहा हूं कि इतनी बड़ी घटना में कोई न कोई बहुत बड़ा आदमी को बचाने की तैयारी आप लोगों ने कर लिया। नॉर्मल केस तो है नहीं। एक मासूम सी 17 साल की, अच्छा आपने पॉस्को कब लगाया? पप्पू यादव के लड़ाई लड़ने के बाद हम उसके गांव जाते हैं 2 दिन के बाद, और 18 दिन के बाद डिप्टी सीएम साहब विजय सिन्हा जी आपकी नींद खुली। विजय सिन्हा जी, अरे कम से कम उस परिवार को तो बचा लीजिए। आज भी उसके फुफेरे भाई को एसपी साहब ने बुलाया। जब आप 3-3 बार उससे पूछताछ कर लिए, आपने उनके दोस्त जिसने मदद की उससे भी पूछताछ कर लिए, 2 लड़की उस हॉस्पिटल में जिसने मदद की उससे भी पूछताछ कर लिए, तो वार्डन और दरबान की गिरफ्तारी अभी तक क्यों नहीं? वार्डन तो था। वार्डन दरबान की मिली भगत से बच्ची बाहर जाती है। वार्डन को पता है कि बच्ची के साथ कहां हुआ, क्या हुआ, और जिस रूम में बच्ची थी वो बच्ची का केवाड़ तोड़ा नहीं गया, बिल्कुल ओपन था या सटा हुआ था। सीसीटीवी फुटेज आपने अभी तक जारी नहीं किया कि हमने केवाड़ी या बच्ची ने केवाड़ी तोड़ करके निकाला। 5वीं 6ठी चीज कि आप मेन गेट से बच्ची को नहीं ले जाके पीछे के गेट से आप अस्पताल क्यों ले गए? मेन गेट से क्यों नहीं ले गए? और लगातार जब आपको नीलू अग्रवाल का बेटा मनीष रंजन के बेटे का आपने डीएनए ले लिया, एक बुलेट पर आने वाला लड़का कौन है उसका भी डीएनए ले लिया, नहीं है तो आप कह दीजिए नहीं है। तब है कौन? परिवार का है तो कह दीजिए परिवार का है, तो कोई और नहीं है। यदि परिवार का है तो वो हॉस्टल कब आया उसका सीसीटीवी फुटेज दिखा दीजिए। यदि वो हॉस्टल नहीं आया, कहीं और बलात्कार किया, तो आपको वो ऑकरेंस ऑफ प्लेस बता देना चाहिए कि इस हॉस्टल में, इस होटल में बलात्कार हुआ। आप वो भी नहीं बता रहे हैं। आप लगातार पहले बच्ची को दोषी, जब आपके प्रेशर पर पीएमसीएच के डॉक्टर ने नॉर्मल नहीं किया और आ गया कि हुआ, तो उसके बाद डीजी साहब ने डीएनए को सही टेस्ट करा करके ये प्रमाणित हो गया कि उस बच्ची के साथ बलात्कार हुआ। अब सिर्फ ये है कि हॉस्पिटल के मालिक ने गुमराह क्यों किया, उस पर एफआईआर क्यों नहीं हो रहा है, वो जेल क्यों नहीं जा रहे। दूसरा है कि बलात्कार का ऑकरेंस प्लेस हॉस्टल है या हॉस्टल के बाहर है। तीसरा है कि हॉस्टल में आके बच्ची बेहोश क्यों हुई। जब चौथा है कि जब उसके बॉडी में कोई जहर या कोई ऐसी दवाई नहीं थी जिसके चलते वो मर सकता था। मेरा सीधा अंतिम सवाल है आपसे कि वो बच्ची मरी कैसे? जब उसे होश आया, ओवरडोज नहीं था, क्या उसको दबाया गया? क्या उसके पास ऑक्सीजन की कमी हुई? क्या कार्डियो अटैक हुआ, या ऑक्सीजन की कमी के कारण मर गया, या हम सही ट्रीटमेंट नहीं कर पाए, या हमने गलत सुई दे दी, या इतनी दवाई के बाद आप कन्फाइंड कर दिए निमोनिया का। बच्ची घर से आई, बुखार नहीं था, जब बुखार नहीं था तो निमोनिया का सिम्टम कैसे आ गया? और जब निमोनिया का सिम्टम आया तो फिर आपने निमोनिया का इलाज नहीं करा के वेदांता क्यों भेज दिया? ये एक बड़ा नेता, पैसा, माफिया, हॉस्पिटल, हॉस्टल और थाना, ये 5 आदमी के नेक्सस से पटना के हॉस्टल का सेक्स रैकेट चलता है, और इसको बचाने की पूरी साजिश। हाथ जोड़ता हूं, आप सीबीआई इंक्वायरी करा दो। दिल्ली में भी सरकार आपकी, बिहार में भी सरकार आपकी,